बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ एक राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रूस आज रात 26 फरवरी हफ्ते को यूक्रेन पे बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। ये हमला इतना बड़ा होने वाला है कि जिसके बाद यूक्रेन डिफेंड नहीं कर पाएगा और इतवार के किसी भी टाइम यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ जाएगा इन फ्रंट ऑफ रशिया। इस पूरी जंग को अगर हम देखें तो यूक्रेन ने हारना ही हारना था। वो सिर्फ इस बात पे खड़ा हो गया, रूस की आंखों में आंखें डाल के लड़ पड़ा, क्योंकि उसको अमेरिका, नेटो फोर्सेस, यूरोपीय यूनियन ने ये यकीन दिलाया था कि तुम खड़े रहो, अगर लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे। ये गलती थी यूक्रेन की कि उसने इनकी बातों पे एतबार कर लिया और वो लड़ पड़ा, जबकि अमेरिका, नेटो फोर्सेस और यूरोपीय यूनियन ग्रेट गेम कर रही थी। वो ग्रेट गेम ये थी कि उन्होंने रशिया को लड़वाना था यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने तो बर्बाद होना ही होना था। उसकी रीज़न है कि अगर हम इनका कंपैरिजन देखें कि रशिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन के पास रशिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर हम इनकी आर्मी की बात करें, एक्टिव जो फ़ौजी हैं वो रशिया के पास 9 लाख हैं, यूक्रेन के पास 1,96,000 हैं। अगर हम इनके रिज़र्व फ़ौजी की बात करें तो रूस के पास 20 लाख रिज़र्व फ़ौजी हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 9 लाख फ़ौजी हैं। अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो रशिया के पास 94 सबमरीन्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास 0, कोई भी सबमरीन नहीं है। इसी तरह टैंक्स रशिया के पास बहुत ज़्यादा हैं, यूक्रेन के पास नहीं है। हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, तो रशिया इन चीज़ों में बहुत आगे है, यूक्रेन बहुत पीछे है। तो यूक्रेन की सिर्फ ये गलती थी कि वो अमेरिका, बहादुर और नेटो फोर्सेस की बातों में आ गया। अमेरिका ग्रेट गेम क्या कर रहा था दुनिया के बड़े ममालिक के साथ मिलकर कि उसने इन दोनों के दरमियान लड़ाई करवाई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, ये दोनों ममालिक को आपस में लड़वाया। टारगेट रशिया था, रशिया को आइसोलेट करना था, क्योंकि अमेरिका और रशिया बराबर जा रहे होते हैं और इनका पुराना फड्डा चलता आ रहा है। तो जैसे ये लड़ाई हुई, रशिया ने चढ़ाई की, वहाँ से अमेरिका ने बाकी मगरबी ममालिक के साथ मिल के सैंक्शंस का ऐलान कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन सामने आए और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि पहले मरहले में हम रशिया के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज़ कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम ये सैंक्शंस को बढ़ाते जाएंगे कि रशिया के साथ बाकी दुनिया तिजारत भी नहीं करेगी। आपको ताज़ा सूरत हाल ये बता देते हैं कि किस तरह तनहा किया जा रहा है रशिया को। हालांकि रशिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो ये जानता था कि उसके साथ ये क्या किया जाएगा, वो मेंटली प्रिपेयर था। अभी ताज़ा जो सूरत हाल हुई है कि रशियन कार्गो शिप जो कि आ रहा था वापस रशिया में, इंग्लिश चैनल, बरतानवी चैनल के ज़रिए फ्रांस ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसको साइड पे लगा दिया। रशियन एम्बेसी जो कि फ्रांस में बैठी हुई है वो एक्टिवेट हुई और उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की फ्रांस वालों से कि भाई आप लोगों ने हमारा कार्गो शिप क्यों रोका है। तो उन्होंने फिर उसको जवाब दिया एम्बेसी के अमले को, चूँकि तुम लोग इस फड्डे में मुलविस हो चुके हुए तो ये सैंक्शंस तुम लोगों के ऊपर लग रही हैं कि अब तुम लोग ये रास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। बहरहाल अगर हम प्लस पॉइंट देखें इस लड़ाई में यूक्रेन वालों की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहुत ज़बरदस्त स्किल्स का मुजाहरा किया, दलेरी का मुजाहरा किया और वो डटा रहा। जब अमेरिका ने, नेटो फोर्सेस ने, यूरोपीय यूनियन ने उससे हाथ खींच लिया, तब भी वो बंदा खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं। और उसने क्या किया, उसके बारे में र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे कि जी ये भाग गया, ये अपनी आर्मी को कह रहा है कि सरेंडर कर दो और इसका कुछ पता नहीं है। वो सामने आया बंदा और उसने ये वीडियो मैसेज के थ्रू अपनी कौम को एतमाद में लिया कि मैं कहीं पे भी नहीं भागा, मैं अपने मुल्क में हूँ, अपनी आवाम के साथ हूँ, अपने फ़ौजियों के साथ हूँ। मैंने बिल्कुल भी अपने फ़ौजियों को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं कि हथियार फेंक दो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ो, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ो, हमने अपने मुल्क को बचाना है। साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि रशियंस का ये प्लान है कि उन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ है। नंबर 1 टारगेट यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, नंबर 2 टारगेट यूक्रेन के प्रेसिडेंट की फैमिली है। पहले वो मुझे मारेंगे, फिर मेरी फैमिली को मारेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को बर्बाद करेंगे, यूक्रेन के सदर को मार के, और उसके बाद अपने पपेट्स को बिठा देंगे यूक्रेन में। ये वो बंदे ने आके वीडियो मैसेज अपना रिकॉर्ड करवाया और उसको पब्लिक किया। इसके साथ उस बंदे ने कहा, तमाम शहरी अगर लड़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं,
तो जितने भी सिविलियंस हैं, शहरी हैं, वो अपनी फौज के साथ और अपने सदर के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद उनको 18,000 ऑटोमेटिक राइफल्स दी गई, जिसके बाद शहरियों ने बहुत बड़ी तादाद में रशियन फ़ौजियों को काबू में करना शुरू कर दिया। और मज़े की बात है, उनको मारा नहीं, सिर्फ उनको प्यार से समझाया। और जो यूक्रेन की एमपी हैं वो सामने आई, उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आप लोगों के पास अगर गोलियां ख़त्म हो जाएं, हथियार आप लोगों के नाकारा हो जाएं, तब भी घबराना नहीं है, पेट्रोल पकड़ें और पेट्रोल बम बनाएं और रशियंस को मारें। जिसका असर ये हुआ कि वीडियोस हम तक पहुंची हैं कि यूक्रेन के जो शहरी हैं उन्होंने पेट्रोल बम्स बनाए और 2 टैंक उन्होंने मार दिए, उन्होंने पेट्रोल बम मारे और 2 टैंक उन्होंने उड़ा दिए। इसके साथ आपको ये बताते हैं कि एक ऑडियो हम तक पहुंची जिसमें यूक्रेन और रशियन जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो आमने सामने आ गए। जब आमने सामने आ गए तो लॉक कर लिया रशियन बहरी जहाज़ ने यूक्रेन के बहरी जहाज़ को। अब उसका या तो हथियार उसको डालना था या उसने मरना था। तो यहाँ से मैसेज गया रशियन जंगी जहाज़ का जो अमला था, उन्होंने मैसेज थ्रू किया कि हम रशियन हैं और हम आपको ये वार्न करते हैं कि आप सरेंडर कर दें, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे और आपको मार देंगे। उसने फिर ऑन रिपीट ये मैसेज दिया कि जी हम रशियंस हैं और आपको हम ये वार्निंग दे रहे हैं कि आप सरेंडर कर दें, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हम हिट करेंगे और आपको मार देंगे। आगे से बड़ा शानदार जज्बा था यूक्रेन के बहरी जहाज़ वालों का। उन्होंने कहा कि आपने जो करना आप कर लें, और उसके बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। और हमारे सोर्सेज से हमें ये पता चला कि उसके बाद यहाँ से फायर हुआ, रशियन बहरी जहाज़ वालों ने फायर किया और यूक्रेन का बहरी जहाज़ उन्होंने जंगी बहरी जहाज़ मार गिराया। इससे एक सीख हमें मिल रही है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आंखों में आंखें डाल के बात की कि ठीक है मौत तो हमारे सामने है। उनको भी पता था कि यहाँ से हमला होना है और हमने मर जाना है, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा बजाय इसके कि बिकने के, झुकने के। अब आपको ये बता देते हैं कि यूक्रेन ने अब तक रूस के 14 जंगी जहाज़, 8 हेलीकॉप्टर्स, 102 टैंक्स और 3500 फौजी मार दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए इतना कुछ यूक्रेन वाले कर गए हैं रशियंस के साथ। रशियंस तभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ गए हुए हैं और उन्होंने आज रात, जैसा कि आपको इंट्रो में बता दिया, आज रात सैटरडे को लेट नाइट बहुत बड़ा हमला करने का मंसूबा बना लिया हुआ है और उन्होंने उड़ा के फेंक देना है। इससे ज़्यादा आपको ये बता देते हैं कि यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं 1 लाख से ज़्यादा, वो यूक्रेन को छोड़ के हंगरी चले गए। हंगरी वालों ने उनके लिए बॉर्डर्स खोल दिए। पहले सिर्फ उन्होंने उनको वेलकम किया कि ठीक है सिविलियंस आ जाएं, हम उनको पनाह दे देते हैं। अब उन्होंने अपना एक फुटबॉल स्टेडियम उनके लिए मुख्तस कर दिया और वहाँ पे जितने भी ज़ख्मी हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है तो वो उनको वहाँ पे खून के अतियात भी दे रहे हैं। ये भी आपको बता देते हैं कि यूक्रेन वालों ने एक रूसी फ़ौजी को पकड़ लिया शहरियों ने, और उसको उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, कि हम तो एक ही थे। तो रूसी फ़ौजी ने रोते हुए कहा कि मैं कभी भी यूक्रेन आना नहीं चाहता था। रूसी फ़ौजी जो हैं और रूसी जो क़यादत है वो कुछ ज़्यादा एतमाद का शिकार हमें दिखाई दिए। शिकार इसलिए कह रहे हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए। उनका ये ख्याल था कि वो ये हमला करेंगे और जो यूक्रेन वाले हैं वो चुटकी में सरेंडर कर देंगे, लेकिन वहाँ से उनको स्ट्रॉन्ग डिफेंस नज़र आया। अभी तक कीव वो काबू में नहीं कर सके हैं। कीव का उन्होंने मेन ब्रिज उड़ा दिया जहाँ से उन्होंने मूव करके सिटी का कंट्रोल लेना था, और जिस फौजी ने उस पुल को उड़ाया जो बाद में फौत हो गया, उसको उन्होंने हीरो का एजाज़ देने का ऐलान कर दिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने। अच्छा जी, तो ये आपको हम बता रहे थे कि रूसी फ़ौजियों को पकड़ने का सिलसिला भी जारी हो चुका हुआ है। रूस क्यों ओवर कॉन्फिडेंट हम कह रहे हैं कि नज़र आया, क्योंकि उसको ये था कि वो सरेंडर कर देंगे, ज़्यादा देर जंग चलेगी नहीं। तो फ्यूल की किल्लत नज़र आई, डेफिशिएंसी रही बहुत ज़्यादा कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी मशीनरी की, रशियन आर्मी की, तो उनका फ्यूल ख़त्म हो गया। तो वो हाईवेज़ पे उनके टैंक्स हमें खड़े हुए दिखाई दिए। फूड की, खुराक की बहुत बड़ी किल्लत नज़र आई कि उनके पास खाने के लिए आइटम्स ख़त्म हो गई और फ़ौजी इस हद तक मजबूर हो गए कि उन्होंने यूक्रेन के जो दुकानें हैं खाने पीने की, उनको लूटना शुरू कर दिया। अब आपको आगे बता देते हैं कि रोमानिया ने एयर स्पेस बंद कर दी है रशियन जहाज़ों के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। रोमानिया की भी इतनी वो नहीं है हिम्मत, हैसियत कि वो रशिया के साथ मुकाबला कर सके, लेकिन गुड जेस्चर के तौर पे रोमानिया ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है।
اور یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بلیک سی، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو بھی بنائی تھی، اس میں ہم نے آپ کو بلیک سی کا رول پورا بتایا تھا. جنہوں نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ دیکھ لیں. اس سے آپ کو یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، یہ جو پھڈا چل رہا ہے رشیا یوکرین، یہ آپ کو اسکریچ سے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو بلیک سی کو بلاک کر دیا، اس کے جو کچھ پارٹس ہیں رشین نیوی نے اس کو بلاک کر دیا. روس نے جھنڈا لہرا دیا ہے، رشین فلیگ لہرا دیا ہے میلیٹوپول پولیس اسٹیشن پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ علاقہ رشین کے کنٹرول میں آ چکا ہوا ہے. فردر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ روس نے بلغاریہ، پولینڈ اور چیک ریپبلک کے ایئر سپیسز کو بند کر دیا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو ان کی مدد کرے گا یوکرین والوں کی، تو اس کو ٹف ٹائم آئے گا روس کی طرف سے. تو یہ ساری کہانی ہے آج تک کی. اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا کو تھوڑا سا جاگنا چاہیے اور نیوٹرل رپورٹنگ کرنی چاہیے کہ جہاں پہ اس جنگ کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے. یہ بھی لڑائی ختم ہوگی، میز پہ بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی اور لائف بیک ٹو نارمل ہو جائے گی. جس طرح اس جنگ کو انٹرنیشنل میڈیا نے ہائپ دی ہے، دکھایا ہے، امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن سامنے آئے ہیں، نیٹو والے، یورپی یونین، یہ سارے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں رشینز پہ اور مدد کی آفر کی ہے یوکرین والوں کو. جیسے کہ جو بائیڈن نے کہا، امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کہ آپ بتائیں، ہم یہاں سے طیارہ بھیجتے ہیں اور آپ کو ہم وہاں سے نکال لاتے ہیں. جس پہ یوکرین کے صدر نے شاندار جواب دیا، ان کا کہ مجھے آپ کا جہاز نہیں چاہیے، مجھے مدد چاہیے، رشین ٹینکوں کو مارنے کے لیے مشینری چاہیے. ٹھیک اسی طرح اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین پہ، وہاں پہ بھی تو کھڑے ہونا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا کو، اس پہ بھی تو نیوٹرل رپورٹنگ ہونی چاہیے. وہاں پہ بھی جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ میزائل حملے ہو رہے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو جو مارا جا رہا ہے، دن دہاڑے ان کو مارا جا رہا ہے، اس پہ کیوں مغربی ممالک خاموش ہیں؟ اس پہ کیوں نہیں جو بائیڈن صاحب سامنے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں اسرائیل پہ سینکشنز لگائیں؟ ان سے تجارت کیوں نہیں بند کی گئی؟ ان سے تعلق کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ وہاں پہ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے ہم سب کو اور اس آواز کو بلند کرنا چاہیے. اگر روس غلط ہے تو ٹھیک اسی طرح اسرائیل بھی غلط ہے، کیونکہ وہ بھی ان کی خود مختاری کے خلاف گیا ہے. وہ ایک آزاد ملک ہے فلسطین، وہ اپنے ملک میں رہ رہے تھے، اپنے کلچر کو فالو کر رہے تھے. تو اسرائیل اٹھا اور اس نے جا کے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس پہ بھی جو بائیڈن صاحب کو آنا چاہیے، نیٹو فورسز کو آنا چاہیے، یورپی یونین کو آنا چاہیے، ساروں کو بولنا چاہیے، ان کو بھی آئسولیٹ کرنا چاہیے، ان سے تجارت ختم کرنی چاہیے. وہاں پہ یہ خاموشی کیوں ہے؟ تو یہ گریٹ گیم ہے، یہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.